हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 12 की फ़िज़िक्स हम कर रहे हैं और 8 यूनिट हम कर चुके हैं। 9 यूनिट आज हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। चलिए शुरू करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैक्यूम ट्यूब्स वर डिस्कवर्ड बाय। कहता है वैक्यूम ट्यूब्स किसने डिस्कवर की? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने, सोकले ने, बिडन ने या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, जो वैक्यूम ट्यूब्स की जब हम बात करते हैं तो वैक्यूम ट्यूब्स की खोज की थी जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कहता है इन वैक्यूम ट्यूब्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, ट्रू और फॉल्स। वैक्यूम ट्यूब में क्या इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में फ्लो करते हैं? बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो ये बात क्या है? ट्रू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है सेमीकंडक्टर हैव कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है, कहता है वो क्या इन बिटवीन है कंडक्टर और इंसुलेटर के? बिल्कुल सही बात है, वो इन बिटवीन है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। आगे अनदर स्टेटमेंट कहता है वैलेंस बैंड इज ऑलवेज रिमेन्स एम्प्टी। क्या वैलेंस बैंड हमेशा खाली रहता है? तो ये बात गलत है भाई, हमेशा खाली नहीं रहता है वो। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड रिमेन्स ऑलवेज फिल्ड। क्या कंडक्शन बैंड हमेशा भरा हुआ रहता है? क्या हमेशा उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे? तो ऐसा नहीं है, कंडक्शन बैंड खाली भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। द एनर्जी बैंड गैप कहता है इन सेमीकंडक्टर इज। एनर्जी बैंड गैप बताना है सेमीकंडक्टर में कितना होता है। Eg इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 0, या इन बिटवीन 0 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर ग्रेटर देन 6 वोल्ट। देखिए, इसमें अगर 3 वोल्ट से ज़्यादा है तो इंसुलेटर बन गया, 0 है तो कंडक्टर बन गया, ग्रेटर देन 6 वोल्ट अगेन इंसुलेटर। तो करेक्ट आंसर है सी। तो ये 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रहता है। उसके बाद द एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम इज। तो एनर्जी गैप जर्मेनियम के लिए कितना रहता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम के लिए रहेगा भी 0.272 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट वैल्यू है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन इज। कहता है सिलिकॉन के लिए कितना रहेगा? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.1। तो देखिए, जो सिलिकॉन होता है इसके लिए रहता है भाई 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इनका अगर आप जर्मेनियम और सिलिकॉन में कंफ्यूज हो रहे तो आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, सिलिकॉन को आप लिख लीजिए ऐसे। ठीक है, सिलिकॉन को लिख लेते हैं। तो देखिए, आई है इसकी जगह आप लिख दिए 1, ये आई है इसकी जगह भी लिख देते हैं 1, और दोनों के बीच में लगा देते हैं पॉइंट। तो सिलिकॉन में कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल के इक्वल होते हैं? ये स्टेटमेंट बतानी ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल ट्रू है भाई ये स्टेटमेंट। ठीक है, बिल्कुल इक्वल होते हैं। इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों इक्वल रहते हैं, संख्या उनकी। होल इज कंसिडर्ड एज अ सीट ऑफ। होल को हम किसकी सीट मानकर चलते हैं? पॉजिटिव चार्ज की, नेगेटिव चार्ज की, या दोनों की, या नन ऑफ दिस की। देखिए, होल होता है उसके ऊपर हम मानकर चलते हैं पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो होल्स को हम पॉजिटिव चार्ज की सीट मानकर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है विन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। टेम्परेचर बढ़ने से जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की वो घटती है, बढ़ती है, पहले बढ़ेगी या घटेगी? नन ऑफ दिस। देखिए, कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर के केस में तापमान के साथ बढ़ती है, क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, अगर बात करते हैं आप कंडक्टर सिर्फ कंडक्टर की, तो उस केस में घट जाती है कंडक्टिविटी, बट यहाँ सेमीकंडक्टर तो बढ़ेगी। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कहता है ऑन डोपिंग कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। डोपिंग करने से कंडक्टिविटी क्या होगी भाई सेमीकंडक्टर की? घटेगी या बढ़ेगी, या पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, या पहले घटेगी फिर बढ़ेगी? तो इसमें कहता है डोपिंग जो हम करते हैं भाई वो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ही करते हैं, तो इसलिए डोपिंग से कंडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, तो इंक्रीज इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं। कहता है एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, जो एन टाइप होता है उसके अंदर क्या होल की संख्या ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से, या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन के, या इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है होल से, या दोनों की संख्या 0 है, यानी होते ही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं हमेशा होल की तुलना में, कंपैरिजन में। आगे बढ़ते हैं। कहता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में यानी पॉजिटिव जो चार्ज रहता है उसके ऊपर नेट, तो उसमें क्या होल की संख्या ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, या दोनों की संख्या बराबर है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या होल से ज़्यादा है, या दोनों की संख्या 0 है, यानी होते ही नहीं है। तो देखिए, पी टाइप के अंदर होल की संख्या ज़्यादा होती है भाई, ए इसका करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रॉन की तुलना में होल की संख्या ज़्यादा होती है। होल एज हायर मोबिलिटी देन इलेक्ट्रॉन। कहता है क्या होल की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है? स्टेटमेंट है भी ट्रू है। इसने कहा ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? हल्के होते हैं। होल्स क्या होते हैं? भारी होते हैं। तो कौन फास्टली मूव कर सकता है? जो हल्का होगा। हल्का कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो मोबिलिटी किसकी ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन की। तो स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स। होल की मोबिलिटी ज़्यादा नहीं होती इलेक्ट्रॉन की तुलना में, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा रहेगी। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर। कहता है जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे? तो देखिए, अगर पी टाइप है तो उसमें इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। अगर एन टाइप है तो एन टाइप में क्या होंगे? होल्स। कौन होंगे? होल्स। ठीक है,
होल्स हो जाएंगे एन टाइप में। कहता है एट विच टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर। कहता है किस तापमान के ऊपर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, कहता है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। ऑप्शन है 273 केल्विन, 300 केल्विन, 200 केल्विन, 0 केल्विन। तो देखिए जो 0 केल्विन होता है उसके ऊपर इंसुलेटर जो है सॉरी इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर वो इंसुलेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि 0 केल्विन पर सारे इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीज हो जाते हैं, मूव नहीं कर पाएंगे, एक ही जगह रुक जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ऑन इंक्रीजिंग डोपिंग, कहता डोपिंग बढ़ाने से द एनर्जी गैप के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो बढ़ेगा, घटेगा या फ़र्क नहीं पड़ेगा, या नन ऑफ दीज। तो देखिए अगर आप डोपिंग करते हैं तो सिंपल सी बात है एनर्जी गैप घटाने के लिए ही करते हैं, तो एनर्जी गैप घट जाता है, ठीक है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, एनर्जी गैप घट जाता है। अगला क्वेश्चन, द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी रीजन। तो पी रीजन की बात करते हैं, पी एन जंक्शन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अगर पी में कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, एन में कौन होगा, होल्स होंगे, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन। पी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर क्या होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर फॉर जर्मेनियम इज। पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू जर्मेनियम के लिए कितनी रहती है 300 केल्विन पर या 27 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन ए है 0.1 वोल्ट, ऑप्शन बी है 0.7 वोल्ट, ऑप्शन सी है 1 वोल्ट, या ऑप्शन डी है 0.3 वोल्ट। तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, 0.3 रहती है भाई जर्मेनियम के लिए, ठीक है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट रहेगी। अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन इज। कहता है सिलिकॉन के लिए कितनी होगी इस तापमान पर, 1 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, 0.3 वोल्ट या 1.1 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या होगी, 0.7 वोल्ट रहेगी, किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। अभी याद करवा देता हूँ आपको, जर्मेनियम और सिलिकॉन में फिर कंफ्यूज हो रहे हो कि जर्मेनियम के 0.3 होते हैं और सिलिकॉन के 0.7। इसके आप अल्फ़ाबेट काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अल्फ़ाबेट हैं, तो 0.7 वोल्ट, ठीक है, सिलिकॉन में 7 है तो आप लिख लीजिए 0.7 वोल्ट जो है इसका पोटेंशियल बैरियर रहता है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इन फॉरवर्ड बाइसिंग रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बाइस में कहता है जो रेजिस्टेंस है पीएन जंक्शन का वो घटेगा या मीन्स लो होगा, हाई होगा, जीरो होगा, इनफाइनाइट होगा। तो देखिए जीरो होने का तो मतलब ही नहीं है, अगर रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो इसका मतलब सुपर कंडक्टर बन गया, वो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट भी नहीं होगा, क्योंकि अगर इनफाइनाइट तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा, बट करंट तो फ्लो करता है। अब बचते हैं हाई और लो, तो इसमें क्या होता है पीएन जंक्शन में लो होता है रेजिस्टेंस। ग्राफ आपने देखा होगा, ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है, करंट एकदम बढ़ जाता है, शार्पली इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, वहाँ पर घट गया ना, तो लो रेजिस्टेंस होता है। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस, कहता है रेक्टिफायर क्या है, एक डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज़ करते हैं भाई, डीसी को एसी में बदलने के लिए। डीसी क्या है यहाँ पर, डायरेक्ट करंट। कहता है डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में बदलने के लिए इसको यूज़ करते हैं, या अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर करंट को वोल्टेज में बदलने के लिए यूज़ करते हैं, या वोल्टेज को करंट में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। हम रेक्टिफायर से एसी से किस में कन्वर्ट करते हैं, डीसी में, ठीक है, तो एसी से डीसी में हम इसको कन्वर्ट करते हैं रेक्टिफायर की हेल्प से। अब कहता है रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। कहता है हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव जिसमें एक ही डायोड यूज़ करते हैं, तो उसके लिए रिपल फैक्टर कितना होगा। तो रिपल फैक्टर की वैल्यू दे रखी है 0.21, 0.48, 1.21 या 1.48। देखिए इसमें होगा हमारा 1.21, कितना होगा 1.21 हमारा रिपल फैक्टर रहेगा किस केस में, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद कहता है रिपल फैक्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। कहता है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 0.21, 0.48, 3.27 या 2.21। देखिए फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर घट जाता है, घटकर कितना हो जाता है 0.48, कितना हो जाता है 1.21 से घटकर 0.48 हो जाता है, तो 48 इसकी वैल्यू रहेगी 0.48। पीएन जंक्शन कैन बी यूज्ड एन एम्पलीफायर। कहता है क्या पीएन जंक्शन को एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता भाई। एम्पलीफायर के तौर पे ट्रांजिस्टर का यूज़ करेंगे, तो फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है जीनर डायोड इज यूज टू, जीनर डायोड को हम यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द करंट, इंक्रीज द वोल्टेज, टू रेगुलेट द वोल्टेज, डिक्रीज द वोल्टेज। कहता है जीनर डायोड को हम किस लिए यूज़ करते हैं भाई, जीनर डायोड को वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए करते हैं, ना घटाने के लिए ना बढ़ाने के लिए, सिर्फ रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेट करने का मतलब क्या, देखिए हमें मान लो वोल्टेज चाहिए 5 वोल्ट, कितनी चाहिए 5, हमें आउटपुट में कभी तो 4.8 मिल रही है, कभी मान लो आपको 5.5 मिल रही है, कभी 4.5 मिल रही है। आप जीनर डायोड का यूज़ करके 5 वोल्ट प्राप्त कर सकते हैं, यानी फिक्स हो गई, रेगुलेट हो गई। तो जीनर डायोड रेगुलेट करती है वोल्टेज को। जीनर डायोड मस्ट बी इन रिवर्स बायस। कहता है क्या जीनर डायोड को हमेशा रिवर्स बायस में ही यूज़ किया जाता है, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। जीनर डायोड को हमेशा रिवर्स बायस में ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोटो डायोड
इज़ यूज्ड अंडर फॉरवर्ड बायस। कहता है फोटो डायोड को हम फॉरवर्ड बायस में यूज़ करते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत बात है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, हम इसको किस में करेंगे? रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं, फोटो डायोड को भी और जीनर डायोड को भी। लाइट एमिटिंग डायोड इज़ यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस। जो एलईडी होती है, लाइट एमिटिंग डायोड होती है, क्या उसको फॉरवर्ड बायस में ही हम यूज़ करते हैं? बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं? हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही यूज़ करते हैं, रिवर्स में करेंगे तो जल जाती है वो। इन ट्रांजिस्टर एमिटर इज हैवीली डोप्ड, लाइटली डोप्ड, मॉडरेटली डोप्ड, नो डोपिंग इज डन। कहता है जो ट्रांजिस्टर उसमें 3 भाग होते हैं। ठीक है, एक एमिटर, एक कलेक्टर, एक बेस। कहता है एमिटर में जो डोपिंग होती है वो कौन सी होती है? हैवी डोपिंग होती है, लाइट डोपिंग होती है, या फिर मॉडरेटली होती है? तो हैवीली डोप्ड होता है भाई। सबसे ज़्यादा डोपिंग किस में होती है? एमिटर में ही होती है। ठीक है, उसके बाद इन ट्रांजिस्टर बेस इज, जो बेस बीच वाला रीजन होता है, कहता है इस हैवीली डोप्ड, हैवीली तो नहीं होगा क्योंकि वो तो एमिटर होता है। लाइटली डोप्ड होगा, है सबसे कम डोपिंग होती है। मॉडरेटली मतलब दोनों के बीच की, नन ऑफ दिस। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो बीच वाला हिस्सा होता है तो उसमें लाइटली डोपिंग होती है। सबसे कम डोपिंग बेस के अंदर ही रहती है, सबसे ज़्यादा एमिटर में, सबसे कम किस में? बेस में। तो मॉडरेटली किस में हो गई? कलेक्टर में। तो कलेक्टर में मॉडरेटली डोपिंग होती है, ना कम ना ज़्यादा। सिलेक्ट द करेक्ट वन फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर। कहता है एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए आपको बताना सिंबल कौन सा है। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, कॉमन बेस का है ये, तो यहाँ पर अंतर क्या है कि इसमें एरो बाहर की तरफ है, इसमें एरो अंदर की तरफ है। देखिए अगर एनपीएन है तो करंट बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, बाहर की तरफ जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर है ए। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे है सिलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन फॉर ट्रांजिस्टर। कहता है ट्रांजिस्टर के लिए करेक्ट इक्वेशन आपको सिलेक्ट करनी है। तो आई बी क्या है? बेस करंट। आई ई एमीटर करंट। आई सी क्या है यहाँ पर? कलेक्टर करंट। तो कहता है आई बी इजकल टू आई ई प्लस आई सी। बी कहता है आई सी इज इक्वल टू आई ई प्लस आई बी। सी कहता है आई इजकल टू आई बी प्लस आई सी। और डी कहता है आई ई इजकल टू आई सी माइनस आई बी। तो इक्वेशन कौन सी सही है? सी करेक्ट इक्वेशन है भाई, जिसमें एमीटर किसके इक्वल होगा? बेस करंट जमा कलेक्टर करंट। ठीक है, तो एमीटर करंट दोनों के सम के इक्वल होता है, बेस करंट जमा कलेक्टर करंट। तो सी करेक्ट आंसर है। अगला है भाई 35वां क्वेश्चन। इन कॉमन बेस एम्पलीफायर सी बी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। कहता है फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल इज। कहता है 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। देखिए मान लीजिए ये इनपुट है। ठीक है, ये 0 से शुरू हो रही है यहाँ से। तो कहता है ये इनपुट है और जो आउटपुट है उसमें फेज डिफरेंस बताना है। तो देखिए आउटपुट भी यहीं से शुरू होती है, तो कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। कब नहीं होगा? जब कॉमन बेस यूज़ कर रहे हैं। सी बी कॉन्फ़िगरेशन में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, तो 0 इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए। अब कहता है इन सी कॉमन एमिटर एम्पलीफायर फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल इज। कहता है कि मान लो अगर कॉमन एमिटर यूज़ कर रहे हैं तो ये इनपुट है, तो कहता है आउटपुट में और इनपुट में कितना अंतर होगा? देखिए ये जो आउटपुट आएगी ये रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो इसमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया। कितना आ गया? 180 डिग्री का। किसके अंदर? सीई के अंदर, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो ये ध्यान रखना है कौन सी कॉन्फ़िगरेशन पूछी है। कॉमन एमिटर पूछी तो 180 इसका करेक्ट आंसर होगा, तो यानी सी इसका करेक्ट आंसर है 36 का भाई। अब बात करते हैं, कहता है द डीसी करंट गेन इज इक्वल टू। अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल होती है भाई? आई सी गुणा आई ई। आई सी क्या है? कलेक्टर करंट। आई ई एमीटर करंट है। आई सी गुणा आई बी बेस करंट है। सी ऑप्शन कहता है आई सी बटे में आई ए या फिर आई ई बटे में आई सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आई सी बटे में आई ई, आई सी बटे में आई ई। ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर है। वैल्यू ऑफ डीसी करंट गेन इज। अल्फ़ा की वैल्यू बतानी, क्या हमेशा 1 से कम रहेगी या हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगी या हमेशा 0 होती है या हमेशा इन्फिनिटी होती है? देखिए अल्फ़ा की वैल्यू अभी अभी पड़ी है आई सी बटे आई ई, और आई ई की वैल्यू हमेशा क्या होती है? आई सी से ग्रेटर देन होती है। आई ई की वैल्यू ऑलवेज क्या है? आई सी से ग्रेटर देन। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी भाई? लेस देन 1। क्या होगी? लेस देन 1। तो हमेशा ही लेस देन 1 होगी अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट वन फॉर सी ई एम्पलीफायर। सी एम्पलीफायर में आपको करेक्ट इक्वेशन सेलेक्ट करनी है कि जो करंट गेन होता है वो किसके इक्वल होता है? बीटा, यानी आई सी बटे आई। बिल्कुल गलत बात है, तो अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो बी ऑप्शन कहता है बी बीटा इजकल टू आई सी बटे आई बी, ये हो सकता है। फिर सी कहता है बी इजकल टू आई सी माइनस आई बी, नहीं होगा। डी कहता है आई सी गुणा आई सी, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर है ये। तो इसको याद कर लीजिएगा कैसे, कि जो बीटा होता है, देखिए बीटा होता है उसकी इक्वेशन आपको याद करनी है। तो आई सी बटे आई बी क्या है? आई सी बटे आई बी। तो देखिए यहाँ पर भी बी है और ये भी बीटा है, तो बी फॉर बीटा एंड बी फॉर बेस करंट। तो इससे आप याद कर सकते हैं, इसको कंफ्यूज नहीं होएगा। अगला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ बीटा इज ऑलवेज। कहता बीटा की वैल्यू बतानी है, क्या लेस देन 1 रहेगी, ग्रेटर देन 1 रहेगी, 0 होगी, इनफाइनाइट होगी। तो 0 और इनफाइनाइट को तो छोड़ ही दीजिए आप, एक बार इनको तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, कहता है क्या लेस देन 1 होगी या ग्रेटर देन 1। अब ये भी किया है कि बीटा की वैल्यू क्या होगी? आई सी बटे आई बी। और बेस करंट हमेशा कम होता है, बेस करंट क्या होता है? बहुत कम रहता है, माइक्रो में होता है। तो ओवरऑल वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, इसकी क्या रहेगी? ग्रेटर देन
1 होती है हमेशा, तो बी इसका करेक्ट आंसर है 40 का। हमेशा वैल्यू इसकी ग्रेटर देन 1 रहेगी। अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा क्या आती है, लेस देन 1। आगे बात करते हैं, कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन एलसी ऑसिलेटर्स। कहता है जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेशन की किस में, एलसी ऑसिलेटर के अंदर, वो कितनी होती है, किस रिलेशन से दी जाती है। म्यू इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल अपॉन सी, म्यू इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल सी, या म्यू इक्वल टू 2 पाई अपॉन 1 अंडर रूट एल सी, या 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, एलसी ऑसिलेटर की हम जब बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी भाई, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है। इस रिलेशन से हम इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन देते हैं, डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बात करते हैं, रेडियो वेव आर प्रोड्यूस बाय यूजिंग। रेडियो वेव को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय यूजिंग एम्पलीफायर, रेक्टिफायर, ऑसिलेटर, ट्रांसफार्मर। देखिए अगर नहीं आता तो इनके यूज़ देखिए। एम्पलीफायर को हम एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ना कि रेडियो वेव प्रोड्यूस करने के लिए। रेक्टिफायर को एसी से डीसी में बदलने के लिए। ट्रांसफर को वोल्टेज स्टेप डाउन या स्टेप अप करने के लिए। तो बच गया ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का हम यूज़ करते हैं किसके लिए, हम करेंगे इसको जो है रेडियो वेव प्रोड्यूस करने के लिए, ऑसिलेटर का ही इस्तेमाल करते हैं। 2 पीएन जंक्शन डायोड प्लेस्ड बैक टू बैक वर्क एज अ पीएन ट्रांजिस्टर। कहता है 2 पीएन जंक्शन को हम बैक टू बैक रख दें, ठीक है, तो क्या वो ट्रांजिस्टर की तरह काम करेगी, पीएनपी ट्रांजिस्टर की तरह? बिल्कुल नहीं करेगी भाई, ठीक है, उनमें अंतर रहता है। तो इसका फॉल्स हो जाएगी। स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, यानी अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन बताना आपको क्या रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके, बीटा इजक्वल टू अल्फा स्क्वायर, बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, या बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, या बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी भाई। रिलेशन हमेशा बीटा और अल्फा का क्या रहेगा, डी ऑप्शन जो है इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहता है इन डेसिमल नंबर सिस्टम देर आर डैश नंबर। कहता है डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने नंबर होते हैं, डेसिमल में वही 10 होंगे, तभी तो डेसिमल नाम है इसका। तो 5, 6, 7, 10 ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो डेसिमल नंबर में कितने होते हैं, 10 होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने होंगे, बाई का मतलब क्या होता है 2, तो कितने होंगे भाई, 2 होंगे। तो कहता है इन बाइनरी नंबर सिस्टम देर आर डैश नंबर, कितने नंबर है, 1, 2, 5, 10। तो बाइनरी नंबर में हमेशा 2 नंबर होते हैं। वो नंबर कौन कौन से हैं, या तो 0 है या 1 है, सिर्फ 2 ही नंबर होंगे। इन बाइनरी नंबर द नंबर आर, कहता है बाइनरी नंबर सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, 0 एंड 1, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3। अभी बताया मैंने कि बाइनरी नंबर में नंबर या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है, 2 ही नंबर होते हैं बस ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है बाइनरी नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल नंबर एंड वाइस वर्सा। मतलब कहता है कि बाइनरी नंबर को हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर डेसिमल को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स बताना, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बाइनरी को डेसिमल में कर सकते हैं और डेसिमल को बाइनरी में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इन डिजिटल सिग्नल देयर आर ओनली डैश लेवल ऑफ करंट और वोल्टेज। डिजिटल सिग्नल में कहता है कि कितने लेवल होते हैं वोल्टेज या करंट के, 1, 2, 3 या 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, देखिए जब भी डिजिटल की बात करते हैं तो 2 ही होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। या तो लो लेवल होगा या हाई लेवल होगा। वोल्टेज का क्या होगा, या तो लो लेवल होगा या हाई लेवल होगा, बीच का कोई लेवल नहीं होगा। तो डिजिटल सिग्नल हमेशा 2 ही होते हैं, ठीक है, या तो येस होगा या नो होगा, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है, या लो होगा या हाई होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट दी और गेट। और गेट को सिलेक्ट करना है। तो देखिए और गेट की जब बात करते हैं तो और गेट में जो है आपको सिलेक्ट करना है ए, बी और सी और डी डायग्राम में से। तो देखिए पहला गेट क्या है, नोट गेट है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा क्या है, एंड गेट है, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन क्या कहता है, कौन सा है, नैंड गेट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, और गेट। और गेट में क्या होगा भाई, देखिए कोई भी प्रकार का गेट है, आउटपुट हमेशा कितनी रहेगी, आउटपुट तो हमेशा 1 होती है। इनपुट जो है और गेट में 2 भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, तो मैं डैश डैश कर देता हूँ। तो और गेट में इनपुट जो है 2 भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट आउटपुट हमेशा 1 होएगी। तो इसका सी करेक्ट आंसर है। सिलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन फॉर और गेट। और गेट की करेक्ट इक्वेशन आपको सिलेक्ट करनी है। ये बुलियन एक्सप्रेशन है, वाई इक्वल टू ए डॉट बी, वाई इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इक्वल टू ए माइनस बी, या फिर वाई इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो इसमें करेक्ट इक्वेशन क्या होगी, तो देखिए y इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्या होगी, ए प्लस बी। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्ट द सिंबल ऑफ एंड गेट। कहता है एंड गेट का सिंबल बताइए। तो देखिए ये अभी बताया नोट गेट का, ये तो नहीं है। ये और गेट का अभी भी क्या, तो एंड गेट तो ये भी नहीं है।
ये क्या है भाई, ये तो नैंड गेट है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इसके अंदर क्या रहता है, देखिए एंड गेट की जब बात करते हैं तो एंड गेट में भी इनपुट जो है वो 2 या 2 से अधिक हो सकती है, लेकिन आउटपुट हमेशा 1 होगी, ठीक है। तो इस टाइप से होता है एंड गेट। कहता है करेक्ट इक्वेशन आपको सिलेक्ट करनी है किसके लिए, एंड गेट के लिए। तो कहता है एंड गेट के लिए करेक्ट इक्वेशन क्या होगी, ए डॉट बी, ठीक है, ये करेक्ट इक्वेशन होगी एंड गेट के लिए। आगे कहता है सिलेक्ट द सिंबल फॉर नॉट गेट, नॉट गेट का सिंबल बताना है। तो देखिए नॉट गेट की जब बात करते हैं, क्या ये नॉट गेट का सिंबल है, नहीं, क्यों, क्योंकि नॉट गेट में याद रखना एक ही तो इनपुट होती है, एक ही आउटपुट होती है, तो ठीक है। तो इसमें ये जो है ये भी नहीं है भाई, क्योंकि इसमें 2 आउटपुट दे रखी हैं, इसमें 2 इनपुट दे रखी हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट क्या है, ये है, इसमें एक ही इनपुट है, एक ही आउटपुट है, तो नॉट गेट के लिए करेक्ट सिंबल ये है। कहता है सिलेक्ट करनी है आपको बूलियन एक्सप्रेशन सिलेक्ट करना है नॉट गेट के लिए। तो नॉट गेट का मतलब क्या है, जो आपने इनपुट दिया उसकी उल्टी मिलेगी, उल्टी का मतलब बार, आपने 0 दी है तो 1 मिलेगा, 1 दी है तो 0 मिलेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 55 का क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है इक्वेशन फॉर नैंड गेट इज, नैंड गेट की इक्वेशन क्या है, तो y इजकल टू ए बार प्लस बी बार, y इजकल टू ए डॉट बी का होल बार, y इजकल टू ए प्लस बी का होल बार, और y इजकल टू ए माइनस बी का होल बार। तो इसमें देखिए नैंड गेट से पहले एंड गेट लिखी, एंड गेट की क्या थी ये, ए डॉट बी, नैंड का मतलब नोट और लगा दिया, नोट लगा दिया तो ए डॉट बी के ऊपर बार, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बूलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉट गेट इज, कहता है नॉट गेट का बूलियन एक्सप्रेशन लिखिए। तो पहले और गेट का लिख लेते हैं, और गेट क्या है, ए प्लस बी, तो इसके आगे नॉट गेट और लगा दिया, नॉट का मतलब इसकी आउटपुट बदल दी इसने, तो ए प्लस बी का होल बार। तो कौन से ऑप्शन में है ये, ए ऑप्शन में है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए क्वेश्चन, द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एक्सोर गेट, एक्सोर गेट के लिए बताना है कि बूलियन एक्सप्रेशन कौन सा होगा, y इजकल टू ए बी बार प्लस ए बार बी, y इजकल टू ए बी बार प्लस ए बी, या फिर y इजकल टू ए बी बार माइनस ए बार बी, या y इजकल टू ए बार बी माइनस ए बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये इसका एक्सोर की जो है बूलियन एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भाई द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एक्स नोर गेट, एक्स नोर गेट के लिए क्या होता है बूलियन एक्सप्रेशन, तो y इजकल टू ए बी बार का y इजकल टू ए बी बार प्लस ए बी, y इजकल टू ए बार बी प्लस ए बी बार, या फिर y इजकल टू ए बी बार माइनस ए बी, या y इजकल टू ए डॉट बी माइनस ए बार बी डॉट बी बार डी। देखिए माइनस वाला तो नहीं होगा ये अभी हमने किया, x किसका होता है, एक्स नोर का होता है, तो एक्स नोर का कौन सा बच गया, ए ऑप्शन, तो एक्स नोर का होता है ए बी बार प्लस ए बी। अब बात करते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम के अनुसार क्या होगा, तो देखिए डी मॉर्गन्स जो थ्योरम है उसके अनुसार कहता है क्या होना चाहिए, ए प्लस बी का होल बार इजकल टू ए बार डॉट बी बार, या फिर कहता है ए बी बार का होल बार ए बार प्लस बी बार, या बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिस। तो देखिए बूलियन के अकॉर्डिंग दोनों ही सही है भैया, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन में जो है डी मॉर्गन थ्योरम में दोनों ही थ्योरम होती हैं ये, तो बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, आपकी जो है सेमीकंडक्टर जो डिवाइस है वो कंप्लीट हो चुकी है यूनिट, अब आपकी 1 यूनिट बचती है भाई। मैं 9 यूनिट्स के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिस स्टूडेंट ने नहीं देखी और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से देख सकते हैं, और जो है आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है, तो इसको बड़ा ध्यान से करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम में इसको भूले ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।